हेलो बच्चों, होप इस कोरोना काल में आप सुरक्षित हैं। आज हम भू संतुलन की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा जानेंगे। क्या इसका अर्थ है आइसोस्टेसी या फिर भू संतुलन? हम इंग्लिश के नाम से तो नहीं, लेकिन हिंदी के नाम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। भू संतुलन मतलब भूमि पर कुछ संतुलन की बात कर रहा है ये। तो इसके अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसो और स्टेसियो से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है कि समस्थिति या समान खड़ा होना। भूपृष्ठ के संतुलन के संबंध में आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन भूगोलविद या भूगर्भविद D.A. डटन ने 1889 में किया था। उन्होंने बताया कि भूतल के पर्वत, पठार, मैदान, सागर तल के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ का भार क्षेत्रवार समान होगा। उसने स्पष्ट किया कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक होगा। सभी ऊंचे व नीचे क्षेत्रों का भार भूगर्भ में एक रेखा के सहारे बराबर रहता है, जिसे समदबाव तल कहा जाता है। आर्थर होम्स के अनुसार भू संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी वृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्राय संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं। इसी भांति J.A. स्टीयर्स ने अपना मत प्रकट किया कि संतुलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी समस्थिति की दशा पाई जाती है, वहाँ पर धरातलीय क्षेत्र के नीचे विशेष गहराई तक पदार्थ की समान मात्रा पाई जाती है। अगर अलग अलग भूगोलविदों ने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी है। अगर हम इसकी सामान्य परिभाषा सोचें तो ये होती है कि पृथ्वी तल है, उसके ऊपर पर्वत भी पाया जाता है, पठार भी होता है, मैदान भी होता है। तो इन सब के बीच में जो संतुलन की स्थिति है, इन सब के बीच में कि सबसे ऊंची चीज़ या फिर गहरी चीज़, इन सब में संतुलन कैसे हो रहा है, यही भू संतुलन की संकल्पना है। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए, जिसमें उनकी हम संकल्पनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राट की संकल्पना पढ़ेंगे, फिर एरी की संकल्पना पढ़ेंगे, फिर हेफर्ड बोवी की संकल्पना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राट की संकल्पना के बारे में। प्राट ने क्या कहा था? इसके अनुसार ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। इसका मतलब ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, मतलब जो जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, और जो जितना अधिक नीचा स्तंभ होगा उसका घनत्व उतना अधिक होगा। मतलब घनत्व और ऊंचाई में आपस में उल्टा संबंध इसने बताया था। फिर इसने क्या कहा था कि पर्वतों इसका इस हिसाब से इसने कहा कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतना घनत्व कम। तो इस हिसाब से पर्वतों का घनत्व पठारों से कम है, और पठारों का मैदानों से, और मैदानों का समुद्र तली से कम होता है। और भूगर्भ में एक क्षतिपूर्ति तल होता है, जिसके ऊपर स्थित विभिन्न स्थल रूपों के घनत्व में अंतर होता है, किंतु इसके नीचे घनत्व समान रहता है। इसका मतलब क्या है? प्राट ने एक तल बताया था, क्षतिपूर्ति तल। इसने कहा जो क्षतिपूर्ति तल है, इसके नीचे जो है घनत्व सब जगह एकदम समान पाया जाता है, लेकिन इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर जो है वो घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। और ये घनत्व में भिन्नता किस प्रकार पाई जाती है? ऊंचाई के अनुसार, जो जितना ऊंचा उतना कम घनत्व, जो जितना नीचा उतना घनत्व अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राट ने अपनी संकल्पना दी, और इसने इसको साबित करने के लिए एक प्रयोग किया था। इसने पात्र में अलग अलग धातुओं को समान चौड़ाई और भार वाले छड़ों को डुबाया, और वे भिन्न भिन्न ऊंचाई के होते हुए भी एक निश्चित तल की सीध में स्थित हो जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान भूगर्भ में एक तल पर स्थिर हो जाते हैं, जिसके नीचे समान भार रहता है, अर्थात ऊपर घनत्व में भिन्नता किंतु गहराई में समानता से संतुलन बना रहता है। आगे हम पढ़ेंगे एरी की संकल्पना। एरी ने क्या कहा? जैसे प्राट ने तो क्षतिपूर्ति तल बताया है कि इसके नीचे सब जो ये पर्वत पठार सब है एक ही तल तक है, और इस तल के नीचे समान घनत्व है, और इस तल के ऊपर सबकी अलग अलग ऊंचाई है। लेकिन जो एरी है, इसने ये कहा था कि जो जितना ऊंचा है वो उतना नीचा भी है, अर्थात धरातल में अगर पर्वत हमें ऊंचा दिखाई दे रहा है तो उतना का उतना वो नीचे भी है। तो इसने एरी ने जो है वो उनकी ऊंचाई में भिन्नता बताई है। जैसे
एरी ने सियाल की पर्वत को सीमा में कुछ डूबकर तैरता हुआ माना। उसने बताया कि जिस प्रकार प्लावी हिमखंड का अधिक भाग सदैव पानी में डूबा रहता है, फिर भी वह पानी में तैरता रहता है, इसी भांति विशाल पर्वतों की अधिक ऊंचाई का संतुलन भूगर्भ में अधिक गहराई तक और पठार और मैदानों का संतुलन अपेक्षा कम गहराई तक होता है। मतलब एरी ने क्या कहा, जो जितना अधिक ऊंचा धरातल के ऊपर है तो वो उतना ही अधिक गहरा धरातल के नीचे भी होगा। तो एरी ने बताया कि पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार व मैदान के घनत्व में प्राट की भांति अंतर नहीं पाया जाता है। सियाल से निर्मित समस्त स्थल रूपों का घनत्व समान होता है। इसके लिए उसमें भी समान घनत्व के अर्थात लकड़ी के समान मोटाई के अलग अलग ऊंचाई वाले उसने टुकड़े लिए, उन्हें पानी में डुबाया। इसके पश्चात एरी ने अपनी बात को प्राट की भांति सिद्ध करने के लिए एक ही धातु तांबे की समान मोटाई की किंतु भिन्न भिन्न ऊंचाई की छड़ें ली और उन्हें भी पारे के पात्र में डुबाया। दोनों प्रयोग करने का उसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि भूतल पर कोई भी भाग, चाहे हिमालय पर्वत हो या एंडीज पर्वत हो या गंगा के मैदान, अमेजन बेसिन, इनकी घनत्व में मोटे तौर पर समानता रहती है। तो एरी ने क्या कहा, कोई भी भाग ऊंचा नीचा हो सकता है लेकिन उनमें घनत्व इसने समान बताया। प्राट ने घनत्व में भिन्नता बताई थी कि पर्वत का कम होता है, फिर पठार का ज़्यादा होता है, मैदान का उससे भी ज़्यादा होता है, प्राट ने ये बताया था। एरी ने उसका उल्टा बताया कि भाई एरी ने ये बताया है कि घनत्व सब में समान होता है, लेकिन हाँ, पर्वत धरातल से जितना ऊपर है उतना ही गहरा भी होगा, पठार जितना ऊपर है उतना गहरा भी होगा। तो इस प्रकार एरी ने अपने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया। आगे हेफर्ड और बोवी की संकल्पना। हेफर्ड और बोवी ने पश्चिमी संयुक्त राज्य में भूमापन हेतु भूगणितीय स्टेशन की स्थापना के लिए 1910 में किए गए अक्षांशीय निर्धारण के समय हिमालय जैसे ही विसंगतियां पाई। इस पर शोध एवं प्रमाण एकत्रित करने के पश्चात दोनों ही विद्वान लगभग प्राट जैसे निर्णयों पर ही पहुंचे। हेफर्ड के अनुसार पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे अलग अलग क्षेत्रों में लंबवत पट्टियों में घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि भूगर्भ में एक विशेष गहराई के नीचे घनत्व में समानता पाई जाती है। इस विशेष गहराई को समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल, जिसे आइसोस्टेटिक लेवल और लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा गया। इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक बताई और इस तल के ऊपर की घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात ऊंचे भाग कम घनत्व वाले और नीचे भाग अधिक घनत्व वाले होते हैं। बोवी ने भी ऐसी ही घनत्व भिन्नता के प्रारूप में विश्वास किया। उसने प्रयोग स्वरूप 8 विभिन्न धातु के टुकड़े लिए जिनकी मोटाई समान थी, लेकिन घनत्व के अनुपात में ऊंचाई में इस प्रकार की भिन्नता रखी कि सभी का द्रव्यमान समान रहे। जब इन टुकड़ों को पारे के बर्तन में डुबोया गया तो निचला तल समान तल बना रहा, अर्थात इससे स्पष्टतः कम घनत्व वाले टुकड़े अधिक ऊंचे या उभरे रहे और अधिक घनत्व वाले टुकड़े नीचे रहे। इस प्रकार भूतल पर भी ऊंचाई और घनत्व में विलोमता का अनुपात पाया जाता है। तो ये हेफर्ड और बोवी की संकल्पना थी। इसके बाद जोली की संकल्पना आती है। जोली ने भी 1925 में भू संतुलन के बारे में विचार प्रकट करते हुए बताया कि क्षतिपूर्ति तल की भांति कोई ऐसा रेखा नहीं होती, इसने कहा, जिसके ऊपर घनत्व भिन्नता वाले स्तंभ मिलकर समरूपी घनत्व का तल बना ले। इसने क्षतिपूर्ति क्षेत्र बताया, इसने रेखा नहीं बताई कि क्षतिपूर्ति एक रेखा है। इसने एक क्षेत्र बताया जो कि 16 किलोमीटर चौड़ा था। तो इसने ये बताया कि ऊपर उठे भाग अधिक गहराई में प्रवेश कर निश्चित क्षतिपूर्ति की पट्टी या क्षेत्र का निर्माण करे, कम ऊंचे भाग इस पट्टी में कम गहराई तक की प्रवेश कर पाएंगे। अतः उसने तेराव के सिद्धांत को आधार मानते हुए क्षतिपूर्ति पट्टी या क्षेत्र की कल्पना की, जिसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर मानी गई। इसके बाद हिस्केनिन आर्थर होम्स की संकल्पना है। इन संकल्पनाओं में भी इन्होंने अपने अपने हिसाब से भू संतुलन को परिभाषित किया है। ये आपके सिलेबस में नहीं है शायद, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इस भू संतुलन से संबंधित पीडीएफ भी शेयर की जाएगी। आप इसे आराम से पढ़कर समझ भी सकते हैं और एनी डाउट आपके हो तो आप उसको कंसल्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।